हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप लोगों की अब तक की बहुत सारी क्वेरी ये थी। जो हमने वीडियो इंग्लिश में अपलोड किए थे उसमें था कि इसको हिंदी में प्रोवाइड किया जाए, और जो हमने हिंदी में दी थी उसके लिए ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश में प्रोवाइड की जाए। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हम उसको एक बार से फिर से डिस्कस करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहले देख लिए तो आप स्किप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे। इंग्लिश स्टूडेंट्स को इंग्लिश के क्वेश्चंस दोबारा देखने को मिलेंगे, हिंदी स्टूडेंट्स को हिंदी के क्वेश्चंस। लेकिन कुछ वीडियोस या कुछ क्वेश्चंस हम कह सकते हैं इस तरह के हैं जो कि हिंदी इंग्लिश में नहीं थे, हम उनको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, आप अपना अब तक आपका अगर कोई क्वेश्चंस मिस हो गया है तो प्लीज़ एक बार उन क्वेश्चंस को आप चेक कर लीजिएगा, जिसके थ्रू आप इजीली अपनी वो प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डिवेंचर होल्डर्स आर। अब ये डिवेंचर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के देनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के लेनदार, डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के देनदार, या फिर ऑनर्स ऑफ द कंपनी या फिर कंपनी के मालिक। तो देखें यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और जो 3 है ये दोनों सेम ऑप्शन है जो कि कट गए। ठीक है, अब बचा यहाँ पे कंपनी के मालिक, इन्हें नहीं कहा जाता, ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्रेडिटर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने डिवेंचर्स परचेस किए हैं। अब ये इसका जो इंटरेस्ट मिलेगी इनको, वो इंटरेस्ट चाहिए, इनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे, जो भी डिवेंचर्स के ऊपर हमने फिक्स की हुई है इंटरेस्ट वो। तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स इंडिकेट द। अब जो डिवेंचर्स हैं वो हमें क्या संकेत दिखाते हैं या फिर उनसे हमें क्या संकेत मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अल्पकालिक उधार को का ये संकेत करते हैं। डायरेक्टर शेयर्स इन अ कंपनी, यानी कि कंपनी के निदेशकों के शेयर्स हैं ये बताते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका निवेश ये बताते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के दीर्घकालीन उधार को बताते हैं। तो हमें ये बताना है डिवेंचर जो है वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि हमें वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवेंचर्स हमारे लिए एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ये हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताते हैं जो कि कंपनी ने बोरो की है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर की होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने इसको कहा है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेबल इज, यानी कि जो डिवेंचर्स में जो ब्याज है वो कैसे दे होती है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो हमारे सामान्य आरक्षित है उसमें हस्तांतरित करना। ट्रांसफर टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित करना किसमें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि फर्म के प्रॉफिट में से चार्ज करना या फिर उसमें से आपको पे करना है। और एप्रोप्रिएशंस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, यानी कंपनी के मुनाफे का विनियोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल होगी हमारे डिवेंचर्स के लिए वो होगी यहाँ पे जो हमारे फर्म्स के प्रॉफिट होंगे उसमें से हम इसको, जो भी डिवेंचर्स होल्डर पे हमारे इंटरेस्ट बनेगी हम उसको पे करेंगे, यानी कि फर्म के प्रॉफिट से हमें इसको चार्ज करना होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्म के प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट को पे करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनर ऑफ डिवेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर। अब जो डिवेंचर्स के ओनर हैं वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल होंगे। डिवेंचर्स का मालिक किसके लिए योग्य होगा? ऑप्शन है फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, निश्चित ब्याज दर के लिए। कंपनीज वोटिंग राइट, यानी कि उनको कंपनी के मतदान करने में अधिकार मिलेगा। फर्म्स प्रॉफिट शेयर, यानी कि फर्म के मुनाफा जो भी होगा उसमें हिस्सेदारी मिलेगी उन्हें। या फिर फिक्स डिविडेंड, एक निश्चित लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड जहां पर हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, तो फ्रेंड डिवेंचर्स में हम सिर्फ एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि फिक्स्ड होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड की बात की गई है, ये डिविडेंड दिया जाता है हमारा शेयर में। ठीक है,
और डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आता है हमारा फिक्स असेट्स, तो ऑप्शन ए राइट है। अब जो फिक्स असेट्स किस में से दिया जाएगा, वो फिर दिया जाता है हमारा ये फर्म के प्रॉफिट में से, ठीक है, शेयर नहीं होगा, फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होएगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर लिखा है, फर्म्स के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता है, फर्म के प्रॉफिट में से जो भी फिक्स रेट है वो फिक्स रेट वहां से उनको दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अब जो भी फिक्स रेट होगी वो फिक्स रेट का जो अमाउंट है वो उस 50 लाख में से निकाल के दे दिया जाएगा, शेयर नहीं दे रहे, उसमें से निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है, एक मिनट। ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, यानी कि कंपनी के परिसमापन पर जो डिवेंचर्स की मूल राशि है वो वापस आ जाती है। अब वो किस में वापस आती है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा क्लियरली। अब जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसमें जो डिवेंचर्स में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस में से दिया जाता है, आफ्टर इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल के बाद, इक्विटी कैपिटल से पहले, सभी के बाद में दिया जाता है या सबसे पहले दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से ये बात की जा रही है कि जब फॉर्म का हम लिक्विडेशन यानी कि फॉर्म अपनी एक तरह से सेल आउट करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारे इक्विटी कैपिटल है, देखिए ऑप्शंस में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है तो हमें उसके बेसिस पे बताना होगा। वैसे सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो क्रेडिटर्स का किया जाता है, ठीक है। जो कंपनी के उसके बाद कंपनी के लॉस होते हैं, फिर कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उनके बेसिस पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इक्विटी कैपिटल से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट जो भी रिटर्न है उसको किया जाएगा, ठीक है, लिक्विडेशन के बेसिस पर। यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन दिया हुआ, ठीक है, तो बिफोर इक्विटी कैपिटल दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शंस है यहाँ पर, द इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट डिफर, यानी कि जो इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू है, हिंदी में भी देख लीजिए, डिवेंचर का निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो डिवेंचर पर ब्याज है मुनाफे के खिलाफ एक आरोप है, यानी कि हम वहां से उसको पेमेंट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, इट इज कॉमन टू प्रीफिक्स डिवेंचर विद द एग्रीड इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये कॉमन है कि हम उसके जो प्रीफिक्स डिवेंचर्स हैं वहां से उसको इंटरेस्ट रेट के साथ सहमत हुए हैं देने के लिए। फोर्थ है, अ डिवेंचर इज काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग, एक डिवेंचर एक तरह का सार्वजनिक उधार है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बता देते हैं कि इसमें से कौन सा यहाँ पे हमारा ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू डिवेंचर कैन नॉट डिफर। अब ये डिफर हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जिसमें इश्यू किया आप रिडेम्पशन भी उसमें करें, रिडेम्पशन कम पर भी हो सकता है, ज्यादा पर भी हो सकता है, ठीक है, ये टर्म्स एंड उनकी पॉलिसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैन नॉट डिफर, ये डिफर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे झूठे बयान जो हैं उसको हमें बताना है कि कौन से झूठे बयान है। ऑप्शंस देखिए, अ फर्म कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर एंड शेयर, यानी कि एक फर्म अपने डिवेंचर और शेयर खरीद सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी है, अ कंपनी कैन इश्यू कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक कंपनी जो है वो परिवर्तनीय डिवेंचर जारी कर सकती है। थर्ड है, अ बिजनेस कैन इश्यू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, एक व्यवसाय मतदान अधिकारों के साथ डिवेंचर खरीद जारी कर सकता है यानी इशू कर सकता है। फोर्थ है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स, एक संगठन रिडीमेबल डिवेंचर जारी कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो आप यहाँ पर आइए, इसमें ये बोल रहा है कि जो बिजनेस है ये डिवेंचर्स के साथ वोटिंग राइट दे सकता है। फ्रेंड वोटिंग राइट सिर्फ हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, डिवेंचर्स होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, सॉरी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑप्शंस आर नॉट अ फीचर ऑफ बेयर डिवेंचर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है, फीचर्स है जो कि हमारा बेयर डिवेंचर का नहीं है, कौन सा विकल्प बेयर डिवेंचर की विशेषता नहीं है। ये हो गया आपका हिंदी में क्वेश्चन। ऑप्शन है, द इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर रेस्पेक्टेड टू ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ब्याज धारक को पहचान के बावजूद भुगतान किया जाता है, ये इसका क्या विशेषता है। सेकंड है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि यह केवल वितरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्स ट्रांसफर डेट, यानी कि जो बेयर डिवेंचर के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरण विलेख की आवश्यकता होती है। थर्ड ये है ऑप्शन। एंड फोर्थ है हमारा, इट इज नेगोशिएबल टूल, यह एक पराक्रम्य उपकरण है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, नॉट यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्ड ट्रांसफर डीड, तो फ्रेंड्स इसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती है बेयर डिवेंचर के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि देखिए नाम से ही बेयर डिवेंचर है, यानी कि जिसके पास होगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसका ओनर है, वो उसका पेमेंट ले लेगा, ठीक है। ट्रांसफर डीड की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ, अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के रूप में है, किस अकाउंट के रूप में है, करंट अकाउंट के रूप में है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाते के रूप में है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट के रूप में है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिवेंचर एप्लीकेशन की बात करें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा एक तरह से पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ, अब जो डिस्काउंट डिवेंचर कोई भी इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट की फॉर्म में, यानी कि हम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो वो किस नेचर का होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आस्थगित राजस्व, कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि, रेवेन्यू लॉस यानी कि राजस्व हानि, नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब हम डिवेंचर इश्यू करते हैं किसी भी तरह के डिस्काउंट पर, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो एक तरह का हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे कैपिटल नेचर का होता है और उस पर लॉस हमारा कैपिटल लॉस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज, अब जो क्रेडिट बैलेंस है जो बैंक अकाउंट में वो हमारा क्या शो करता है। ऑप्शंस हैं, एन असेट्स, एन लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमारा बैंक अकाउंट के अंदर शो करता है, तो ये शो करता है हमारी लाइबिलिटी को, जबकि अगर हम डेबिट बैलेंस की बात करें तो हमारे असेट्स को शो करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 2 वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक मेक्स रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड बुक जो होती है वो किसका रिकॉर्ड करती है। तो देखिए ऑप्शन है, गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, यानी सप्लायर्स को गुड रिटर्न किया, गुड्स रिटर्न टू कस्टमर यानी कस्टमर को गुड रिटर्न किया, उसके बाद है यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को गुड्स रिटर्न किया, फिर है गुड्स रिटर्न टू नेबर्स, यानी कि नेबर्स को गुड रिटर्न किया। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तो ये है हमारे ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुड्स आउटवर्ड बुक की, तो देखिए यहाँ पे हमें बताता है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको हमने जो माल है वो उसको वापस किया, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर्स, रिटर्न आउटवर्ड बुक ये हमें शो करता है, इसलिए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन, अब जो कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम में दिखाई जाती है, तो वो किस तरह की होती है, 2 कॉलम कैश बुक की तरह, प्रिटी कैश बुक या फिर परचेज बुक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं वो हमारी प्रिटी कैश बुक कहलाती है। फ्रेंड्स मेनली प्रिटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसके अंदर हम जो छोटे छोटे हमारे जो खर्चे होते हैं हम उसको इंक्लूड करते हैं, फिर बाद में जब हम उसको उससे रिलेटेड अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट एक अगर हम एक आइटम के रूप में उन सबको इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने स्टेशनरी में खरीदे पेन, पेंसिल्स, इरेजर, स्केल, ये सारी चीज़ें खरीदी, तो प्रिटी कैश बुक में तो ये अलग अलग मेंशन कर दी जाएगी, लेकिन जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे जर्नल में या फिर अदर इससे रिलेटेड लेजर में, तो वहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे एज अ स्टेशनरी, वहाँ पे ये अलग अलग आइटम शो नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे एज अ स्टेशनरी शो किया जाएगा। प्रिटी कैश बुक का मेन पर्पस होता है जैसे
जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको उसी टाइम रिकॉर्ड करना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे ऐसे होते हैं बाद में हम भूल जाएंगे, तो पेटी कैश बुक में उसी टाइम नोट कर लिए जाते हैं। फिर बाद में जब उसको उससे रिलेटेड जो पोस्टिंग होती है, जब वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो एक बड़े हेड में उन सारे छोटे खर्चों को एक बड़े अमाउंट में लिख दिया जाता है, तो वो हमारा पेटी कैश बुक इसमें मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये यहाँ पर क्या हो गया, छोटे छोटे खर्चे हम भूले भी नहीं और साथ ही साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। कभी हमें पता चले कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, वो हमारी ज़्यादा अमाउंट की आ गई, तो हम बाद में एज अ रेफरेंस देख सकते हैं कि इस स्टेशनरी में एक्चुअल में हमने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेटी कैश बुक, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द स्टेटमेंट सेंड अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज। अब खरीद रिटर्न के साथ भेजा गया बयान क्या कहलाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एक स्टेटमेंट की, जो कि हम परचेस रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हमें एक नोट भेजना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा है क्रेडिट नोट। वो क्रेडिट नोट कहलाता है क्योंकि उस पर पूरा मेंशन होता है कि हमने इतने रुपए का माल सेंड किया है, ठीक है, परचेस रिटर्न किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल पेबल बुक में जो भी हम बिल पे करते हैं उसके बारे में मेंशन होता है, तो ये नहीं होगा। डेबिट नोट हमारा जब भी हम किसी भी तरह का कोई भी सेल्स रिटर्न चीज़ होती है तब हम लिखते हैं, और परचेस रिटर्न बुक हमारी परचेस रिटर्न से रिलेटेड होता है, लेकिन वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट में सिर्फ क्रेडिट नोट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है, बहुत सिंपल है। कस्टमर, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इधर बी और सी। तो फ्रेंड्स जो बैंक रिकन्सिलेशन या फिर जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BRS, ये प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक, ठीक है। कस्टमर ये देखता है कि बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन्स उसके द्वारा किए जा रहे हैं बैंक से, बैंक उसकी सही टाइम पर पोस्टिंग कर रही है या नहीं, या उसके पास जो बुक है पासबुक उसमें सही एंट्री की जा रही है नहीं। तो इन दोनों को मैच करने के लिए वो जो स्टेटमेंट बनाता है उसे बोलते हैं BRS, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक का पासबुक से मिलान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंड्स ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा कर रही हूँ, तो आई होप आपको क्लियर होगा, या फिर आप 2 बार देख लीजिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, while preparing bank reconciliation statement, checks paid into bank but not yet cleared are। यानी कि जब आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो चेक जो आपका बैंक में पेड हो गया है लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हिंदी में भी देख लीजिए, बैंक सुलह बयान तैयार करते समय बैंक में भुगतान किए गए चेक भुगतान तो कर दिए हैं आपने, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पर सबमिट नहीं हुए एक तरह से बैंक के द्वारा। तो ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर कौन क्या क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पर, देखिए, एडेड टू बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर डिडक्टेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक। फिर है डिवाइडेड इन द बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द पासबुक, और मल्टीप्लाइड टू द बैलेंसेस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पर द पासबुक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी हम BRS बनाते हैं तो या तो वहाँ पर हम चीज़ें ऐड करते हैं या लेस करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये कट गया ऑप्शन। यहाँ में डिवाइड का ऑप्शन दे रखा है तो ये कट गया, क्योंकि ना ही हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एंट्री होती है उसको डिवाइड करते हैं, ना ही मल्टीप्लाई, सिर्फ ऐड करते हैं या फिर लेस करते हैं कोई भी आइटम। तो अब हमें ऑप्शन ए या 2 में से देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये था कि जो चेक है वो बैंक में दे दिया गया है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो उसको ऐड कर लिया होगा कि अब हमारे अकाउंट में इतने रुपए हो गए, लेकिन सच में तो अभी वो क्लियर हुआ नहीं है, तो अकाउंट में तो अभी उतने रुपए हुए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिडक्ट टू दी बैलेंस एज पर कैश बुक और अराइव एट द बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। आई होप ये भी ऑप्शन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, एरर्स विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी। अब हमें ऐसे एरर्स बताने हैं जो सिर्फ एक अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग या फिर एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं
एक अकाउंट को इफेक्ट करे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये एक अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, प्रिंसिपल डबल अकाउंट से रिलेटेड होता है, कमीशन भी नहीं होगा। एरर ऑफ पोस्टिंग हमारे एक अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है कि हमने एक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हमारी वन अकाउंट में इफेक्ट करेंगी, जबकि प्रिंसिपल दोनों पर बेस्ड होगा, ओमिशन भी दोनों पर बेस्ड होगा और कमीशन भी हमारे दोनों साइड बेस्ड होगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर इफेक्ट, यानी कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक आगे ले जाने की त्रुटियां क्या कहलाती हैं? पर्सनल अकाउंट से होती हैं, रियल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से, या फिर बोथ पर्सनल एंड रियल अकाउंट से। तो देखिए यहाँ पर एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू, अब देखिए 1 ईयर से सेकंड ईयर में हम क्या ले जाते हैं? बैलेंस शीट। तो आपको देखिए घुमाकर ये क्वेश्चन आपसे कर लिया गया है, एक तरह से आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक साल से दूसरे साल में फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब देखिए बीआरएस से ही रिलेटेड है एक और क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर ऑफ ओमिशन। अब हमें बताना है एरर ऑफ ओमिशन से रिलेटेड इसमें से कौन सी एरर है। ऑप्शन 1 है सेल ऑफ 800 रुपीज वॉज रिटेन इन दी परचेज जर्नल, यानी कि 800 रुपये की आपकी सेल हुई है लेकिन आपने परचेज जर्नल में लिख दी है। सेकंड ऑप्शन है वेजेस पेड टू दी सोहन, यानी कि सोहन को वेजेस पेड की और वो उसकी लेकिन अकाउंट में डेबिट कर दी है। फिर है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल, यानी कि सोशल जर्नल का जो टोटल है वो आपने सेल्स अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है। नेक्स्ट है द टोटल ऑफ सेल्स जर्नल हैज पोस्टेड टू दी सेल्स अकाउंट, अब जो टोटल है वो सेल्स अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? ओमिशन बताना है कि इसमें से कौन सा एरर ऑफ ओमिशन है। तो आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एरर ऑफ ओमिशन की बात करा है, यानी कि दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर तो ये एंट्री हुई नहीं है, तो ये एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट हो गया, ठीक है। सेल्स जर्नल में थी लेकिन पोस्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। जबकि ये यहाँ पे गलत हुआ है, यानी कि डबल एंट्री का काम है, ये भी डबल एंट्री है और ये भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। वो ये तो हमारी बिल्कुल सही है क्योंकि जिसकी एंट्री थी वो हमने वहाँ पोस्ट करी है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाए। When a bill is discharged, the acceptor debits, यानी कि जब हमारा बिल डिस्चार्ज किया जाता है तो जो एक्सेप्टर होता है वो कौन सा अकाउंट या फिर किस एंट्री को वो डेबिट करता है? क्रेडिटर्स अकाउंट को, कैश अकाउंट को, बिल्स पेबल अकाउंट या फिर बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने माइंड में एंट्री बनानी होगी। देखिए यहाँ पे बिल डिस्चार्ज की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जब वो बिल डिस्चार्ज करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा उसको क्या करेगा? वो डेबिट करेगा क्योंकि अब वो पे कर रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट जो होगा वो डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसकी तरफ से अब पेमेंट हो रहा है बिल का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्स पेबल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस डेट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि जो बेस डेट या किसी भी चीज को हम बेस मानते हैं तो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? जीरो डेट, लीव डेट, वर्किंग डेज या फिर ग्रेस डेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेट की बात की जा रही है तो ये डेज तो कट गया, अब हमें इन दोनों में से बताना है क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लेकिन वो एग्जांपल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे बेस ईयर के बेसिस पर होते हैं। अब बेस ईयर यहाँ पे क्या माना गया है? 1971। तो फ्रेंड्स अगर हम 1971 की बात करें तो ये इससे पहले का तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, ठीक है। इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं लिया जाएगा। 1971 ये बेस ईयर माना गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इससे पहले का कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डेट एक तरह से जीरो डेट की तरह मानी गई है क्योंकि इससे पहले के कोई भी टाइमिंग पीरियड हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो 1971 एक तरह से हमारे लिए बेस पीरियड है, यानी कि उससे पहले का, जैसे कि आपने देखा होगा जीरो बजट होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हो गया, वो आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जीरो बेस बजट, ठीक है। तो जीरो बेस बजट में क्या होता है? आपने उस बजट को
स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया है, उसके लिए आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का बजट हेल्प नहीं लिया है, यानी कि उस बजट को बनाने में आपने किसी भी चीज की हेल्प नहीं लिया, आपने उसको इनिशियल स्टेज से प्रिपेयर किया है, जिसको जीरो बजट कहते हैं। ठीक है, तो सेम ये उसी तरह से हो गया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीरो डेट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। नेक्स्ट है एवरेज ड्यू डेट कैन बी कॉल्ड एज। अब जो एवरेज ड्यू डेट है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? मीन ड्यू डेट, मीडियन ड्यू डेट, मोड ड्यू डेट या फिर जीरो ड्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट की बात की जा रही है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि हमारे पास 2 and 2 दे रखा है। ठीक है, अब 2 and 2 क्या होता है? 4। अब 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आए? 2, यानी कि ये क्या है? हमारी एवरेज है। तो मीन वैल्यू भी हमारी इसी तरह से निकलते हैं, मीन और एवरेज दोनों का एक ही नाम होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। मीडियन क्या होता है? मीडियन यहाँ पे 3 की वैल्यू को शो करता है। मोड का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी चीज कितनी फ्रिक्वेंसी से आई है। ठीक है, तो एवरेज और मीन दोनों का मतलब सेम है। अब वो अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मीन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेटेड मीन, और इसके साथ ही आपने मीन के जो अलग से मेथड्स हैं वो भी पढ़े होंगे, तो उससे आप इजीली समझ गए होंगे, आपने स्टैटिस्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है अकाउंट्स करंट इज अ जर्नल इज। अब यहाँ पे ये बताया जी अकाउंट करंट है वो एक क्या एक जर्नल है, आपको इसमें यस है या फिर फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स, इसमें आंसर देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको इसका ये पता होना चाहिए अकाउंट करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट होता है जिसमें डिटेलिंग की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट के बिजनेस की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट है, उसके बिजनेस की, उसने पूरे साल में कितना काम किया है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की डिटेलिंग की जाती है स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं हम अकाउंट करंट। अब देखिए अकाउंट करंट यहाँ पे डिटेलिंग की जा रही है और समरी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जर्नल तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ये एक समरी स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अकाउंट करंट एक समरी स्टेटमेंट है, ना कि जर्नल, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, फॉल्स। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, नया कॉन्सेप्ट था थोड़ा। नेक्स्ट है विच इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर हमें ये बात बताना है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारी क्रेडिटिंग जो क्लोजिंग स्टॉक होती है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको क्लोज करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट से, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से, रियलाइजेशन या फिर मैचिंग, यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसके बेसिस पर हमें कौन सा ऐसा हमें बेसिस लेना पड़ता है जिसमें हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को जमा करने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इस तरह ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम। ठीक है, ये अमाउंट कॉलम, ये आपका अमाउंट कॉलम। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं, टू परचेज, टू वेजेस। यहाँ लिखते हैं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को शो करने का मतलब क्या होता है? आपको क्रेडिट करने का कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का बैलेंस क्या है? इक्वल निकल कर आए, यानी कि क्या हो गया? मैचिंग करने के लिए। जब यहाँ पर ये दोनों चीज मैचिंग नहीं होंगी तो आपका ये जो अकाउंट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो इन दोनों के अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी सेल्स है, वेजेस है और जो भी आपका परचेज है, इन सब में का जो डिफरेंस है, यानी सेल कितनी हुई, परचेज और एक्सपेंसेस कितने हुए, उन सब के डिफरेंस, यानी कि बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह का एक और क्वेश्चन गिवन है। Assets in the balance sheet are shown at cost less depreciation rather than their replacement cost because of accounting convention। यानी कि फ्रेंड्स हिंदी में देख लीजिए, बैलेंस शीट में जो संपत्तियां होती हैं उनका लेखांकन सम्मेलन के कारण उनकी प्रतिस्थापना लागत के बजाय कम मूल्यांकन ह्रास पर दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? गोइंग कंसर्न से, मैचिंग से, रियलाइजेशन या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पर भी ये इसलिए दिखाया जाता है, अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गोइंग कंसर्न। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मूल्यह्रास हम कम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स अब जो भी हमारे पास असेट्स है उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अब ऐसा तो नहीं है ना हमने कोई प्लांट लगाया या फिर कोई मशीन ली, वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी,
10 या 20 साल तो उसकी लाइफ रहेगी। अब उसमें हम उसको ना उतने साल तक राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके। तो यानी कि एक तरह से गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, हमें नहीं पता हमारा बिजनेस कल बंद होगा या कितने साल तक चलेगा, गोइंग कंसर्न की तरह है। तो उसी तरह से हमारी असेट्स भी हम यही मान के चलते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी जो असेट्स है वो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी या फिर 5 साल तक रहेगी। हम उसको गोइंग कंसर्न की तरह करते हैं और थोड़ा थोड़ा उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, जिससे कि अब हमें एग्जैक्ट टाइम वैल्यू नहीं पता उसकी कि वो कितने टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता आगे की जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसी होगी, उसमें हमारी जो मशीनरी वर्क करेगी या नहीं। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर एक तरह से प्रोविजन बना के चलते हैं और एक आइडिया में लग जाता है कि इतने टाइम पीरियड तक हमें फंड कलेक्ट करके रखना है नई मशीनरी के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बेसिस होता है गोइंग कंसर्न, ये भी हमारे गोइंग कंसर्न के बेसिस पर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि मनी मेजर कॉन्सेप्ट के अंदर हम अगर इसमें बात करें तो कौन से खातों की पुस्तकों में लिखते हैं या फिर एंट्री करते हैं। एक्सीलेंट मोरल ऑफ वर्कर्स की, क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर या फिर कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो देखिए अब यहाँ पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात की गई है और हम लिखते हैं कि किस बुक्स अकाउंट में हम इन सबको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी की लागत को। क्योंकि देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है, नियंत्रण से रिलेटेड नहीं है और ना ही प्रबंधन से। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है जो चीज हमारी मनी में डिनोट की जा सके। देखिए यहाँ पर मॉरल को मनी में हम नहीं कर सकते, क्वालिटी को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और यहाँ पर मैनेजर की जो मैनेजिंग एबिलिटी ये भी मनी में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। जबकि जो मशीनरी की कॉस्ट है वो मनी में रिप्रेजेंट होती है कि इसकी इतना अमाउंट है इस मनी मशीनरी का, ठीक है। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ मशीनरी पे एप्लीकेबल होता है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। इसमें आपको कन्वेंशंस जरूर पढ़ने हैं क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आपने देखा अभी हमने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस करे प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंटिजेंट लायबिलिटी अपीयर्स एज अ फुट नोट इन द बैलेंस शीट। अब यानी कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है हम बैलेंस शीट में फुट नोट में दिखाते हैं। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है जो कि फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है, हम श्योर नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई भी अदर पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स आप मान के चलिए, ठीक है। तो उनको अपनी कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करना कंटिजेंट लायबिलिटी एक पार्ट होता है। यानी कि अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी आपकी कंपनी में है, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो एज अ फुट नोट बैलेंस शीट के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, उन लोगों को आपकी सही इंफॉर्मेशन मिल गई, उसी के बेसिस पर वो डिसीजन लेंगे कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो ये एक डिस्क्लोजर का पार्ट होता है कि आपके कंपनी में कोई भी ऐसी चीज हो रही है तो आप उसको डिस्क्लोज करें पब्लिक के सामने। इसीलिए कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट के रूप में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, डिस्क्लोजर। अब कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप समझ लीजिए, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं कंपनी के अंदर वो आपका कंसिस्टेंस बेसिस पे होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट आपने फॉलो किया है कंपनी में, ठीक है, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको डुअल एंट्री कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है फॉलोइंग ईयर में। ऐसा नहीं है कि आपने उस नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा चेंज कर लिया, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको अडॉप्ट करने में। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है जो भी आप चीजें करेंगे वो मटेरियल बेसिस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आप परमिट कर रहे हैं वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो कंपनी में इफेक्ट कर रहा है वो आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इससे एक्सेप्शन है, बाकी जो भी अगर ऐसी चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है
वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मटेरियलिटी के बेसिस का मतलब यही होता है, इररिलेवेंट नहीं है तो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और रिलेवेंट है तो आप डिस्क्लोज करेंगे अंदर डिस्क्लोजर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म के अंदर यहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस होंगे वो सारे हमारे अकाउंट्स की बुक में प्रिपेयर किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, यानी कि आप प्रॉफिट और गेन को इग्नोर करेंगे, जबकि जो भी हमारे लॉसेस होंगे उनको हम शो करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, फिर ये इस क्वेश्चन में आ गया। द पॉलिसी टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ, यानी कि कोई भी प्रॉफिट को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे और जो भी पॉसिबल लॉसेस होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। तो किस कन्वेंशन के बेसिस पर किए जाते हैं? कंसिस्टेंसी, तो ये नहीं होगा, अभी हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। डिस्क्लोजर, ये भी नहीं होगा। मैचिंग, ये भी नहीं होगा। आ गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिज्म में ये बताया जाता है कि जो भी हमारे एंटिसिपेट प्रॉफिट होंगे उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा एंटिसिपेट या अनरियलाइज्ड हमारा गेन है, वो सॉरी लॉस है, उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। गेन प्रॉफिट को नहीं करेंगे, लॉस को करेंगे। नेक्स्ट है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, यानी कि आमतौर पर राजस्व को उस समय माना जाता है जब वो अर्जित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इससे हमारी सेल इफेक्ट होगी, कैश रिसीव्ड होगा, प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड या फिर गुड्स इज डिलीवर्ड, यानी कि इन चारों सिचुएशन में से ऐसी कौन सी सिचुएशन में जब आप मानेंगे कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपने अर्न कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू अर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है जब हमारा कैश रिसीव्ड हो गया, ये हम नहीं मानेंगे। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ये तो बिल्कुल ही इससे रिलेटेड नहीं है। एंड गुड से डिलीवर्ड, ये भी इससे रिलेटेड मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सेल इज अफेक्टेड, जब हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, यानी कि आपने कोई भी माल किसी को बेच दिया, इट मीन्स आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्योंकि देखिए जब आप किसी को माल बेचेंगे तो वो कभी ना कभी आपका पैसा वापस करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो फ्री में आपका माल ले लेगा। जब उसने आपका माल खरीदा है तो उसको पैसा भी वो उसका जरूर देगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपने उतने ही अमाउंट अर्न कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पर देखते हैं कि आपने कितनी अर्निंग की, तो आप कैसे चेक करते हैं कि आज हमने इतने प्रोडक्ट सेल कर लिए, यानी कि आज हमने इतना कमा लिया। अब उसमें से कुछ आपने कैश में दिए होंगे प्रोडक्ट, कुछ आपने क्रेडिट पे दिए होंगे, यानी कि कुछ आपने पैसे दे के लिए और कुछ आपने उधारी दे दिए। अब उधार दिए हैं तो इट मीन्स वो कल या परसों कभी ना कभी आपका पैसा उसका दे ही देगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपने जितना भी कैश पे किया हो सेल, चाहे क्रेडिट पे किया हो, वो सारा ही आपका अर्न माना जाएगा, आपका रेवेन्यू माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर सेल इज अफेक्ट होगी। जो हमारी सेल अफेक्ट हो जाएगी तो हम मानेंगे कि हमारी जो रेवेन्यू है वो हमने अर्न कर लिया है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि कंपनीज एक्ट जो है वो इनफोर्स में कब आया? 1932 में, 1956 में, 1972 में या 1916 में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1956। 1932, 1972 एंड 1962 हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम मेंबर्स वो मिनिमम नंबर जो है पर्सन की वो कितने होने चाहिए? 7, 2, 20 एंड 50। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम पूछिए नंबर्स, तो मैक्सिमम नंबर्स हैं 20, 50, 7 एंड इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50% होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता अंशधारी होते हैं जिनको हम इंग्लिश में इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? ये कस्टमर होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं या मैनेजर होते हैं? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है बी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं।
इनको कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। लेकिन अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड बचता है या कोई प्रॉफिट बचता है तब इनको डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता है यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस तरह का खाता है? फ्रेंड्स, आपने 3 तरह के अकाउंट पढ़े होंगे 12th में, जो थे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता, एक्चुअल अकाउंट यानी वास्तविक जिसको हम रियल अकाउंट भी बोलते हैं, एंड थर्ड था हमारा नाम मात्र का खाता। तो उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। आपको पता होगा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट वो वाले अकाउंट होते हैं जिसमें किसी पर्सन का या फिर किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका अकाउंट आता है। जैसे कि सुधीर का खाता, सुशील का खाता, ये हो गए पर्सन के। और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जो कि पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का कोई क्लब का अकाउंट है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई अकाउंट है, तो हमारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। वास्तविक खाता यानी एक्चुअल या फिर रियल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट भी आते हैं इसके अंदर जिनको हम टच नहीं कर सकते। टच करने वाले होते हैं जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स, और जिनको हम टच नहीं कर सकते वो आते हैं हमारे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जो होते नहीं है लेकिन हम उनको क्रिएट कर देते हैं, जिनको हम फिक्टिशियस बोल सकते हैं। तो ये वास्तव में होते नहीं है लेकिन सौदों के स्वभाव को बताते हैं। जैसे कि वेजेस, अब वेजेस को हम कोई वेजेस हम जिसको टच नहीं कर सकते या फिर इस वेजेस को हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है वेजेस अकाउंट। मजदूरी खाता, बीमा खाता, तो ये सारे अकाउंट जो हैं हमारे, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके बेसिस पे अंश आवंटन खाता आपको क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि है व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, यानी जब शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? यो भी याचना की बकाया रकम से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है, याचित रकम से यानी कॉल्ड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, पेड अप कैपिटल से उसमें एंट्री होगी, या अंशों के मूल्य से यानी जो शेयर का जो टोटल प्राइस है उससे होगी वो एंट्री। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जब हम अंशों को हरण करते हैं तो अंश पूंजी खाता हमारा जितनी भी कॉल्ड अप कैपिटल है यानी जो हमने मांग ली है उससे हमारा ये खाता किया जाता है डेबिट। नेक्स्ट है, हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर पूंजी दी गई छूट को क्रेडिट किया जाता है। तो बताइए किस खाते से उसको क्रेडिट किया जाता है? शेयर डिस्काउंट अकाउंट से, शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। जब भी हम शेयर को पुनर्निर्गमन करते हैं तो जब हम जो भी छूट देते हैं तो उससे हमारा शेयर फॉरफिचर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट करते हैं हम वहां। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसे डिवेंचर्स हैं जिसको सब्सिडी सिक्योरिटी के रूप में इश्यू किया गया है तो उसको डेबिट किससे किया जाएगा? डिवेंचर अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। उसको डिवेंचर सस्पेंड अकाउंट से वहां पे डेबिट किया जाएगा क्योंकि वो सब्सिडी सहायक प्रतिभूति है उसकी। हमें अभी नहीं पता कि आगे जाके हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, तो एक तरह से ये हमारे लिए सस्पेंस की तरह है, तो इसको हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको प्राइस का वो बताना है कि प्राइस का जो मेथड है वो किस तरह से होगा। रिडीम एट पार पर, एट प्रीमियम पर, वाई कन्वर्टिंग इन शेयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो किस पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी जब हम उसको पे ऑफ करते हैं तो किस पे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इनमें से किसी पर भी हम पे ऑफ कर सकते हैं। जब हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं तो एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स पर कि वो किस में करवाना चाहता है। ये आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। कंपनी और शेयर होल्डर्स में कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी ने बोला कि आप इसको शेयर को कन्वर्ट करा लो तो वहां भी हो सकता है।
नेक्स्ट है ऋण पत्रों का शोधन होता है यानी डिवेंचर रिडीम्ड एट। फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे आपको मेथड बताना है कि किस किस तरह से रिडीम हो सकता है। ए कैश में, बी बाय इशूइंग न्यू डिवेंचर्स, सी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। अगर किसी भी डिवेंचर को रिडीम करवाना है तो कैश में भी हो सकता है, या फिर आप न्यू डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं उसके बिहाफ पर, या फिर आप उसके बिहाफ पर इक्विटी शेयर्स को भी इश्यू कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हो गया ये कि आप कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विटी शेयर में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग किया जाता है, यानी ऋण पत्रों पर कोई प्रीमियम की वैल्यू आती है तो उसका किस पर्पज से यूज किया जाएगा। First, to eliminate the capital loss. Second, in order to eliminate past losses. Third, to eliminate future losses. या D, none of the is. तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू एलिमिनेट द कैपिटल लॉस, यानी कि पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में ही हम ऋण पत्रों के अधिमूल्य की राशि का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे पास अधिमूल्य की राशि होती है ये हमेशा उन चीजों में यूज की जाती है जो कि हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेंगे, या फिर लॉन्ग टाइम जिसकी हानियों का असर हमारे बिजनेस पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। पूंजीगत हानियों का जो असर होता है हमारे बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो हम उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस राशि का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। ए कैपिटल रिजर्व, बी सीक्रेट रिजर्व, सी है बी सीक्रेट रिजर्व, सी है हमारा रेवेन्यू रिजर्व, एंड डी है हमारा शेयर प्रीमियम। बताइए फ्रेंड्स कौन सा रिजर्व है जो कि हमारी चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है गुप्त संचय यानी सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये एक हिडन होता है, इसको शो नहीं किया जाता है कंपनी में, लेकिन ये क्रिएट किया जाता है, तो इसको हम चिट्ठी में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य संचय, पूंजी संचय आदि को चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस हेड में उसे दिखाया जाएगा। ऑप्शंस हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड सिक्योर्ड लोन। तो बताइए फ्रेंड्स जर्नल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व जो है वो हम कहाँ पे शो करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिजर्व आ रहा है इंडिकेशन, यानी कि हम इसको रिजर्व एंड प्रोविजंस हेड में इंडिकेट करते हैं, उसको शो करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तलपट में दिखाए गए प्रारंभिक व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक व्यय को अगर तलपट में वो शो किए गए हैं तो अंतिम खाते में वो हम कहाँ दिखाएंगे। ए ट्रेडिंग अकाउंट में, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एंड डी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डी, चिट्ठी के दायित्व संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमें लॉन्ग टाइम तक हमें क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे, ये हम एक असेट्स की तरह यूज करते हैं, तो इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं असेट साइड में। नेक्स्ट है अवास्तविक संपत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। फ्रेंड्स जो 14 जो क्वेश्चन था उसका मेन रीजन असेट साइड में दिखाने का यह भी है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम एक बार में उसको पीएनएल में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर हमने एक बार में पीएनएल में डाल दिया तो वहां पर जो हमारा बैलेंस शीट का जो प्रॉफिट आ रहा होगा, या फिर जो हमारे पूरी फाइनेंशियल ईयर की जो पोजीशन है वो बहुत गड़बड़ा जाएगी, तो हम एक बार में उसको नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हैं। तो इसको हम एक तरह से एसेट साइड में सिक्योर करके रखते हैं और धीरे धीरे हर साल हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए इसको हम एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है, यानी नॉमिनल असेट्स इंक्लूड की जाती हैं। ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, अंडरराइटिंग कमीशन में, सी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स ये सारे हाइड आप जानते होंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लार्ज अमाउंट में होते हैं, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, किसी बड़े एडवर्टाइजमेंट को करवाना, या फिर जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश करते टाइम जब हम बहुत लार्ज एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि हमने बिल्डिंग ली है, स्टैब्लिश करवाई है उसे, या फिर हमने किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करवाया है अपनी कंपनी का, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारे वहां पे इंक्लूड किए जाते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वो कमीशन होते हैं
जो अंडरराइटर्स को दिए जाते हैं। अंडरराइटर्स वो पर्सन होते हैं, ये एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक बैंक, कोई भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। अंडरराइटर ये एक तरह से ये प्रॉमिस करता है कंपनी को, या फिर ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर वो कंपनी अपने इश्यू करती है शेयर को, और वो 90% अगर पब्लिक उनको नहीं परचेस करती है, तो जितने भी जो रिमेनिंग शेयर्स होंगे वो अंडरराइटर्स उसको परचेस कर लेंगे। तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने ऊपर कि अगर आपके पूरे मार्केट में वो सेल नहीं हुए तो उनको हम परचेस कर लेंगे। तो इस बिहाफ पर जब उनको इस तरह का एक कमीशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से अंडरराइटर्स को, उसको बोलते हैं हम अंडरराइटिंग कमीशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एक्सपेंस। अगर हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करवाया है, किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर वो XYZ कुछ भी हो सकता है, अगर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंसेस हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये सारे नॉमिनल एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। एकांकी व्यापारी का व्यापार प्रारंभ और समापन किसके द्वारा होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड इज, यानी कि कभी सोल ट्रेड, मर्चेंट ट्रेड का कमेंसमेंट होता है, यानी उसको प्रारंभ करते हैं, और जब उसको हम टर्मिनेट करते हैं तो वो किसके द्वारा होगा? व्यापारी द्वारा, यानी कि ट्रेडर द्वारा, बाय नो रेजोल्यूशन, यानी बिना अधिनियम द्वारा, बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा, या बाय लॉ। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यापारी द्वारा। एकांकी व्यापारी जब भी अपने व्यापार को स्टैब्लिश करेगा या फिर उस अपने बिजनेस को बंद करेगा, जिसको हम बोलते हैं बाइंड अप या फिर टर्मिनेट करेगा, तो फ्रेंड्स ये उसकी खुद की मर्जी होगी, उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई लॉ हो, क्योंकि वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉफिट उसके ही हैं, तो सारे डिसीजंस भी वो खुद लेगा। उसका जब मन करेगा, जहां मन करेगा वो वहां पर उसको स्टैब्लिश कर सकता है, और उसको अगर मन करेगा कि वो इसको क्लोज कर दे, अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो कभी भी उसको क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी समस्त संपत्तियों को स्वामी होता है और सारा जोखिम उठाता है, यह कथन किसका है? यानी कि सिंगल ट्रेडर इज द ओनर ऑफ ऑल असेट्स एंड टेकिल ऑल रिस्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं LH हेने, चार्ल्स एस टिपेट्स, सी ऑप्शन है CW गेस्टनबर्ग, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था CW गेस्टनबर्ग के द्वारा। फ्रेंड्स इस तरह के स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस आपके में पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको उसका रिवीजन जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का पंजीयन होता है। पंजीयन का मतलब फ्रेंड्स यहाँ रजिस्ट्रेशन से है, तो एकांकी व्यापार यानी सोल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? अनिवार्य, यानी जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा, आवश्यक नेसेसरी, आवश्यक नहीं यानी नॉट नेसेसरी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सरकार जो सोल ट्रेड जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि वो खुद उसकी सारे चीजों को वेयर करेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसको खुद वेयर करने हैं, तो उसको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होती है। वो उसका खुद का बिजनेस है, कोई पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसे किसी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म को चला सकता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रन बाय ए सभी साझेदार यानी ऑल पार्टनर्स, वन और ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन है एनी वन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, साझेदारी फॉर्म को कोई एक पार्टनर चला सकता है या सभी पार्टनर चला सकते हैं। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, किस तरह की कंडीशंस लगाई हैं। तो कोई एक पर्सन या तो उस बिजनेस को चला सकता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे उस बिजनेस को चला सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फॉर्म का पंजीयन कराना होता है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना क्या है? आवश्यक, मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी या फिर इलीगल? फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेसेसरी और मैंडेटरी में बहुत डिफरेंस है। नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक है, यानी कि आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे तो इस पर्पज से आपको आवश्यक होता है कि आप करा लो। लेकिन मैंडेटरी में ये है कि आपको 100% गवर्नमेंट की ये प्रोविजन है कि आपको कराना ही है, अगर आप नहीं कराओगे तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी और नेसेसरी में बहुत डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स ठीक से आंसर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस दो ऑप्शंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आवश्यक। फ्रेंड्स, इसका पंजीयन कराना आवश्यक होता है लेकिन मैंडेटरी नहीं होता है। डिपेंड करता है कि वो कराता है या नहीं। अगर वो कराएगा तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ की तरफ से, तो वो उसको लेने के लिए लायबल होगा। अगर वो उसको नहीं मिलेंगे, अगर वो नहीं कराता है, तो वो किसी बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किया जा सकता है, यानी कि अ पार्टनर ट्रांसफर देयर राइट्स। एक पार्टनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है अपनी मर्जी से, सभी साझेदारों की स्वीकृति से, बहुमत से या सरकार की आज्ञा से। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी साझेदारों की स्वीकृति से। वो अभी अपनी मर्जी से कभी नहीं करा सकता, ना ही बहुमत से करा सकता कि ये सोचें कि मेजोरिटी मिल गई है और वो ट्रांसफर कर देगा। नहीं, अगर बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई एक पर्सन भी नहीं एग्री होता तो वहां पे वो अपने ट्रांसफर नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी पर्सन को वहां पे अपनी देनी पड़ेगी कंसेंट कि हाँ वो एग्री हैं, तब वो ट्रांसफर कर सकता है। और इसमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत तो होती नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी परमिशन की जरूरत होती है। अगर सभी लोग एग्री हो जाते हैं तो अपने ट्रांसफर को कोई भी पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कंपनी में संचालकों को संयुक्त रूप से कहते हैं, यानी कि इन दी जॉइंट कंपनी दी ऑपरेटर्स आर जॉइंटली कॉल्ड कमेटी, बोर्ड, मैनेजमेंट या जॉइंट कंपनी। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या राइट आंसर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोर्ड। जब जो मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिनको हम संचालक या ऑपरेटर बोलते हैं, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उनको हम बोर्ड बोलते हैं। और ये जो पब्लिक होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा ही ये अपॉइंट किए जाते हैं मेजोरिटी से, और ये उनके बिहाफ पर काम करते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से उनका शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूंजी वाली कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से होता है, यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, कैपिटल कंपनी कम्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। डिफरेंट होती है, एक ही होती है, कम होती है या अधिक होती है? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ए, डिफरेंट। एक पूंजी वाली कंपनी का अपने सदस्यों से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसकी अलग एंटिटी होती है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हर चीज में अपने सदस्यों से अलग होती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साझेदारों के आपसी अधिकार और कर्तव्य तय किए जाते हैं, यानी कि पार्टनर डिसाइडेड्स ऑल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब पार्टनर्स के सभी राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ पर डिसाइड की जाती हैं? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टनरशिप, जिसे हम साझेदारी संलेख भी बोलते हैं। हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनको टेबल ए फॉलो करनी होती है, जिसमें सभी चीज मेंशंस होती हैं। तो वैसे तो हर कंपनी अपनी एक अलग पार्टनरशिप डीड बनाती है, लेकिन अगर वहां पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में वो अपने टेबल ए को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रधान और अभिकर्ता का संबंध होता है, यानी कि ओनर और एजेंट का रिलेशन क्या होता है, किस में होता है? सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी संगठन में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है साझेदारी संगठन। साझेदारी संगठन के अंदर पार्टनर, ओनर और एजेंट का रिलेशन होता है, जिसमें कि एजेंट जो होते हैं वो उनके पार्टनर्स कहलाते हैं और पार्टनरशिप फर्म ओनर की तरह काम करती है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट, साइंस एंड आर्ट, या नो वन, यानी कोई नहीं? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3, साइंस एंड आर्ट। साइंस एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि व्यवसाय अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। और आर्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपनी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, या फिर उसके लिए किस तरह के मैथड्स या फिर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। तो ये अपनी एक क्रिएटिविटी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र निम्न की शाखा है, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग।
ए परंपरागत अर्थशास्त्र यानी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स, बी साइंस, सी आर्ट या डी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि है कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है केवल, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक इवेंट्स की, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स की, बोथ ऑफ दीज या नो वन। तो आपको बताना है कि अगर आपने फ्रेंड्स अर्थशास्त्र पढ़ा होगा अपने इंटर में, तो आपको पता चला होगा कि उसके अंदर आपने किस किस एस्पेक्ट्स की चीजों को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है दोनों। आपने उसके अंदर इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉन इकोनॉमिक्स यानी हम बात कर सकते हैं बिहेवियरल टर्म्स में। आपने मॉनेटरी टर्म्स एज वेल एज बिहेवियरल टर्म्स के जो भी इवेंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आपने वर्किंग कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ रेट देखी होगी, नेशनल इनकम देखी होगी। तो उसमें पूरी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिकल दोनों इवेंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है निर्णय है यानी द डिसीजन इज ए अ मैनेजरियल वर्क, बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सी अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स डिसीजन जो होता है वो किस तरह का कार्य है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 4 यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक निर्णय में मैनेजरियल वर्क भी आता है, क्योंकि इसके अंदर आप सारे मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वो आप अडॉप्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी चीज में आप डिसीजन लेंगे तो वो ये नहीं है कि आपका डिसीजन जो है वो आज ही फिनिश हो गया। आपको कल किसी और पर्पज से डिसीजन लेना होगा, किसी और काम को लेकर डिसीजन लेना होगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपका ऑल ओवर द टाइम चलता रहता है। नेक्स्ट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो एक डिसीजन जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आप किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी तरह के डिसीजन लोगे तो आप में उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है वो यूज होगी। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सभी निर्णय होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स सभी निर्णय किस तरह के होते हैं। ऑल डिसीजंस आर मेड ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या इंस्ट्रक्शनल। तो बताइए फ्रेंड्स किस तरह के डिसीजंस होते हैं। इसका राइट आंसर है 3, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो डिसीजंस जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिवली नहीं होते, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नेगेटिव डिसीजंस ही सारे लिए जाते हैं। हमारे जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉजिटिव साथ ही साथ नेगेटिव भी लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारा लॉस है, लेकिन फिर भी हमें वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम उस डिसीजन को नहीं लेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जहां जितना हमें लॉस दिखाई देता है वहां प्रॉफिट भी उतना ही होता है। तो कुछ इसी तरह की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वहां पर हमें पॉजिटिव भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहीं हमें नेगेटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है मांग पूर्वानुमान का आशय यानी द डिमांड फोरकास्ट इज। तो बताइए फ्रेंड डिमांड फोरकास्ट क्या है। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल है, करंट सेल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ पास्ट सेल है, या फिर नाइदर ऑफ द अबव है। तो हमारी एक डिमांड फोरकास्ट क्या है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है एनालिसिस ऑफ फ्यूचर सेल। डिमांड फोरकास्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी होगी, तो वो डायरेक्टली हमारी सेल पर डिपेंड करती है। तो जिससे क्या होगा कि हम अपनी सेल देख पाएंगे कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी जो भी प्रोसेसिंग है या फिर रॉ मटेरियल की परचेजिंग है वो सारे डिसीजंस हम ले पाएंगे। तो डिमांड फोरकास्ट में हमारी फ्यूचर सेल्स की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग की लोच एक कथन है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ स्टेटमेंट। ये किस तरह का स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, बोथ ऑफ द अबव है, या नाइदर ऑफ द अबव है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम डिमांड, अगर हम आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमें वहां पे पता चलता है कि जब भी हमारे प्राइस में किसी भी तरह के कोई चेंजेस होंगे तो हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो हमें एक परिणाम बताता है। तो डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तरह से हमारा एक कॉन्सिक्वेंशियल स्टेटमेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट है मांग की लोच प्रभावित होती है। तो फ्रेंड्स मांग की लोच हमारी किससे प्रभावित होती है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बायर्स ग्रुप से, वैल्यू ऑफ द फर्म से, या फिर ऑल ऑफ द अबव से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मांग की जो लोच है यानी डिमांड जो है हमारी, वो डिपेंड करती है हमारे नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, ठीक है। और साथ ही साथ बायर्स ग्रुप पे भी, अगर किसी मार्केट में बायर्स उस पर्टिकुलर एरिया में कम है तो वहां पे हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपने इस तरह से उस मार्केट में सेल कर रहे हैं जहाँ पे बायर्स बहुत हैं, तो वहां पे क्या होगी? ऑफ कोर्स हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वस्तु का मूल्य, अगर हमारे प्राइस जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो इस तरह के हैं कि जिस भी एरिया में हम उसको सेल कर रहे हैं वहाँ पे वो अफोर्डेबल है, हर पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत हाई रख दी है तो किसी कोई भी पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। नेक्स्ट है पूर्ति से आशय है, यानी सप्लाई मीन, सप्लाई का मतलब क्या होता है? उत्पादित माल की मात्रा, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, या स्टॉक ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल, या फिर द सम ऑफ द प्रोड्यूस्ड एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, पूर्ति यानी सप्लाई से आपका क्या आशय है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 3, जो कि है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स फॉर सेल। जो भी हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो हम उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास किसी प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो हमारी सप्लाई को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादन की पूर्ति निर्भर करती है, यानी कृषि उत्पादन की जो पूर्ति है वो किस पे निर्भर करती है? नेचुरल कॉजेस, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे माइंड में यहाँ पे घूमेंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से डिफाइन करना है कि कौन सा आंसर जो है वो हमें ज्यादा लगता है कि ये हाँ ये हो सकता है। देखिए, टैक्स ट्रीटी पॉलिसी बिल्कुल नहीं हो सकती। तकनीकी विकास, विकास ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो तकनीकी विकास से हमारे डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ अदर थिंग्स ये भी हम नहीं बोल सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज से हमारी जो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। क्योंकि जिस तरह का हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, अगर उस तरह का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, नेचुरल कॉजेज वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल कॉजेज हैं वो हमारे ज्यादा निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है पूर्ति के नियम का आशय, यानी लॉ ऑफ सप्लाई मीन्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ऑफ द अबव, या नाइदर ऑफ द अबव। तो पूर्ति के नियम का क्या आशय है? तो फ्रेंड्स पूर्ति के नियम का यहाँ पर आशय है क्वालिटेटिव, जो कि हमारा ऑप्शन 2 है करेक्ट। नेक्स्ट है सम विच्छेद बिंदु से क्या आशय है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर बी प्रॉफिट एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, सी लॉस एट प्रोडक्शन और सेल्स लेवल, या फिर 4 नाइदर ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है प्रोडक्शन और सेल्स लेवल पर। हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बताता है जहां पर ना तो हमें प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य की कमी से क्या प्रभावित होता है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस रिडक्शन? ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बी सिक्योरिटी लिमिट, सी कंट्रीब्यूशन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स जब भी हम किसी प्रोडक्ट के प्राइस के मूल्य को कम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट हमारा नहीं हो सकता,
ना ही हमारा सिक्योरिटी लिमिट हो सकती है, अंशदान कंट्रीब्यूशन भी हमारा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये सारे पॉइंट को हम इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को लेकर नहीं बोल सकते कि इस पे डिपेंड करेगा या फिर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट हमारे जो प्राइस का जो मूल्य डाउन होगा उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्री सहायता करता है यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू इंक्रीज प्रॉफिट, टू इंक्रीज लॉसेस, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम जब भी किसी बिजनेस को करते हैं तो वो बात अलग है कि अब आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन गया है वो हो गया है फर्स्ट सर्विस सेकंड प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल फिर भी हम प्रॉफिट की ही बात करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि उसकी फॉर्म जब भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि सबको पता होता है कि स्टैब्लिश टाइम में ही हम प्रॉफिट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि नई नई फॉर्म है, उसको मार्केट में स्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा, गुडविल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता है उसको फर्स्ट ईयर से ही प्रॉफिट हो। तो अर्थशास्त्री की सहायता वो लेता है। तो अर्थशास्त्री क्या हेल्प करेगा, हमारे लाभ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। वो इस तरह की प्लानिंग करेगा, उसी तरह के वो सारी प्रोसेसिंग करवाएगा बिजनेस में जिससे कि प्रॉफिट हो। तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जो कि है लाभों को बढ़ाने में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का। व्यवसायिक अर्थशास्त्री उत्तरदायी होता है यानी बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उपरोक्त दोनों के प्रति, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है उपरोक्त दोनों के प्रति। क्योंकि एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट को प्लानिंग करनी पड़ती है, समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो जिस भी एरिया में वो काम कर रहा है उस एरिया के लोगों को उसे लिटरेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट के प्राइस रखने पड़ेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि वो जो हमारा जो राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो दोनों के प्रति उत्तरदायी होगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, आपके कितने आंसर्स करेक्ट रहे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।